प्रिय छात्रों, आज हमें हिंदी विषय के अंतर्गत कथा साहित्य के पहले पाठ को पढ़ना है। इस पाठ का नाम है पंचलाइट और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणी। पंचलाइट यह शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह एक आंचलिक कहानी है, जिसको इस कहानीकार ने इतने बेहतर ढंग से व्यक्त किया है कि इसमें जो है यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्रामीण अंचल के लोग किस प्रकार से जाति पाति के आधार पर कई समूहों में बंट जाते हैं। लोगों के अंदर से इस कमजोरी को दूर करने के लिए लेखक ने इस कहानी को इस पुस्तक में लिखा है। विशेष करके सभी छात्रों के मन में जो कमजोरियां उत्पन्न होती हैं, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए कहानीकार ने बहुत ही कोशिश किया है। क्योंकि इनका जीवन काल बड़ा लंबा है, आने वाले समय में इनके भी अंदर इस प्रकार की मनोवृत्तियां जागृत हो सकती हैं, इस प्रकार की कमजोरियां आ सकती हैं। इस कमजोरी से बचने के लिए कहानीकार ने आपके बीच इस कहानी को प्रस्तुत किया है, जिसमें एक गांव है और वह गांव दो समुदाय में बटा हुआ है। एक समुदाय है महतो टोली, महतो समुदाय के नाम से जानी जाती है, और दूसरा समुदाय राजपूत समुदाय के नाम से जाना जाता है। दोनों समुदायों में जाति पाति के वजह से बहुत ही मतांतर रहते हैं। इनकी सोच में बहुत बड़ा अंतर मिलता है और यह अंतर इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कहानीकार कहते हैं कि एक दिन की बात है, महतो टोली के लोगों ने आपस में कुछ रुपए पैसे एकत्रित किया और उनका विचार था कि उस रुपए से एक पेट्रोमैक्स खरीदा जाए। जैसा पहले हुआ करता था, प्रत्येक गांव में जो है कोई शादी विवाह आ जाए, किसी के वहाँ कोई भी समारोह बढ़ जाए तो अक्सर लाइट की आवश्यकता पड़ जाती थी और बिछौनी चादर की आवश्यकता पड़ जाती थी, पाल की आवश्यकता पड़ जाती थी, बर्तन की आवश्यकता पड़ जाती थी। आज के तरह से पहले सारी चीज़ें सट्टे पर नहीं मिला करती थी, इसलिए प्रत्येक गांव में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं कर ली जाती थी ताकि किसी के वहाँ कोई यज्ञ भोज पड़े तो उसमें ये चीज़ें जा सकें और उनका यज्ञ भोज सकुशल संपन्न हो सके। इसी इरादे से महतो टोली के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उस इकट्ठे पैसे से इन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद जो पैसे बच गए, उस पैसे से इन्होंने कुछ पूजा की सामग्री भी खरीद लिया। क्योंकि प्राचीन मान्यता रही कि जब कोई नया सामान खरीदा जाता था तो बड़े विधि विधान से उसकी पूजा होती थी, उसके उपलक्ष्य में खुशियां मनाई जाती थी। तो इसी तरह से
वह पेट्रोमैक्स खरीद करके आया और उसके साथ साथ पूजन सामग्री भी खरीद करके आ गई। अब आपस में ये तय हुआ कि शाम के समय जो है पहले पूजा होगी, उसके बाद पेट्रोमैक्स जलाया जाएगा और खुशियां मनाने के लिए उस समुदाय के लोग आपस में बैठ करके हरि कीर्तन गाएंगे। इस तरह की व्यवस्था तय की गई। धीरे धीरे करके शाम हो गई और जब शाम हो गई तो यह सोचा जाने लगा कि पेट्रोमैक्स कौन जलाएगा, क्योंकि किसी को पेट्रोमैक्स जलाने का ढंग नहीं मालूम था। अब जो है सभी महतो टोली के जितने भी पंच थे उनमें उदासीनता की लहर दौड़ पड़ी। उसी टोली में गुलरी रहती थी जो बड़ी ही कमजोर घराने से संबंध रखती थी और उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मुनरी था। वह गांव के एक छोर पर एक झोपड़ी में रहती थी। उस गांव में गोधन नाम का एक नवयुवक था। यह बड़ा ही हरफन मौला किस्म का था। दिन में सिनेमा देखा करता था और सिनेमा देखने के बाद जब आता था तो गुलरी काकी के झोपड़ी के इर्द गिर्द सिनेमा की फिल्मी गीतें गाया करता था। क्योंकि गुलरी की जो बेटी थी मुनरी, यह नौजवान हो गई थी। अब उसको अपने घर के इर्द गिर्द गोधन का फिल्मी गीत गाना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए कुछ ही दिन पहले गुलरी ने उस गांव के सरपंच से शिकायत कर दिया था और इस शिकायत के अंतर्गत वहाँ के सरपंच ने गोधन को गांव से जो है निकालने का आदेश दे दिया था। अब जो है बात ये थी कि मुनरी को भली भांति यह बात ज्ञात थी कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाने आता है। उसने अपनी सहेली कनेली से यह बात धीरे से बता दी कि अगर गोधन रहता तो यह पेट्रोमैक्स जल जाता। कनेली ने बड़ी हिम्मत करके सरपंच को यह बात जा करके बता दिया कि गोधन जिसको आपने सजा दी है उसको यह पंचलाइट जलाने का ढंग बखूबी आता है। अगर वो रहे तो काम चल जाए। यह बात सुन करके सरपंच ने सभी पंचों से राय मशविरा किया और अंत में ये निर्णय हुआ कि अब गोधन को बुलाना ही उचित है। जो भी आपसी मतभेद हैं इन मतभेदों को भुला करके अपने टोली की, अपने गांव मोहल्ले की मर्यादा को कायम रखना ही हम सब की बुद्धिमानी होगी। अन्यथा राजपूत टोली के लोग हम लोगों की खिल्लियां उड़ाएंगे और यह कदापि अच्छा नहीं होगा। इस पर जो है सरपंच ने गोधन के पास बुलावा भेजा। गोधन ने आने से इनकार कर दिया। अंत में गुलरी काकी पहुंची। उसने काफी अनुनय विनय गोधन से किया। तब गोधन आया और आने के बाद वो पूछने लगा कि पहले इसको जलाने के लिए स्पिरिट की आवश्यकता है, क्या स्पिरिट आया है? जब उसने स्पिरिट का नाम लिया तो फिर सबके अंदर उदासीनता आ गई। सभी लोग सोचने लगे कि स्पिरिट आई नहीं,
इसका मतलब है कि यह पंचलाइट नहीं जलेगी। लेकिन गोधन तो इसका बड़ा ही कुशल जानकार था। जब उसने देख लिया कि स्पिरिट नहीं है, उसने गरी के तेल से ही काम चला लिया और थोड़े ही देर में वह पंचलाइट जल गई। पंचलाइट जलने के बाद लोग खुशी से महावीर जी की जय, सभी देवी देवताओं के जयकार करने लगे और इसी जयकार के साथ वहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जो बहुत देर तक चलता रहा। सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ उस हरि कीर्तन में भाग लिया और बड़े ही शानदार ढंग से वो हरि कीर्तन संपन्न हुआ। इस तरह से यह कहानीकार इस कहानी के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमको आपस में छोटे बड़े का भेद नहीं रखना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज हम जिसे किसी कारणवश निम्न श्रेणी में गिनते हैं, कल उसी की इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता आ जाती है कि उसके बिना हमारे महत्वपूर्ण काम पर विराम लग जाता है और अंततोगत्वा उस चीज की मौजूदगी होने पर ही वह काम बनता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों को आपसी मत मतांतर को दूर कर देना चाहिए और इस मत मतांतर को दूर करके आपस में तालमेल बनाए रखने की सदा कोशिश करनी चाहिए। यदि यह तालमेल निरंतर कायम रहती है तो हमारे सारे कार्य सकुशल ढंग से संपन्न होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं भी नहीं आती हैं। दूसरी चीज ये है कि गुलरी ने जिस युवक को तुच्छ समझ लिया था और तुच्छ समझ करके सरपंच से शिकायत कर दिया था, वह युवक भी कोई इतना निम्न विचारों वाला युवक नहीं था। युवावस्था की कुछ देन ही ऐसी होती है कि सभी प्राणी 2%, 4%, 10% तक इसके प्रभाव में आ ही जाते हैं और यह कोई जो है बहुत बड़ी कमी नहीं मानी जाती। कहानीकार का उद्देश्य ये है कि उम्र का प्रभाव जो है सबके ऊपर पड़ता है, किसी के ऊपर कम पड़ता है और किसी के ऊपर कुछ अधिक पड़ जाता है। तो गोधन के भी ऊपर चूंकि ऐसा ही प्रभाव था, इसलिए वह फिल्मी गीतों को गाया करता था, किंतु उसकी भावना गंदी नहीं थी, उसके विचार गंदे नहीं थे। और इसको देखते हुए गुलरी काकी ने गोधन को सायंकाल भोज पर आमंत्रित कर दिया। गोधन आया और प्रेम से जो है उस भोजन कार्यक्रम में शामिल हुआ, खुशी पूर्वक भोजन किया और फिर उनका तालमेल आपस में सही हो गया। तो यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें आपसी भेदभावों को भुला करके सामंजस्य स्थापित करने की सदा कोशिश करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हमारा सामाजिक विकास भी संभव